मध्य पूर्व में एक और युद्ध, या फिर ये कुछ और है? आज के इस विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो सुर्खियां हैं, ये महज एक क्षेत्रीय संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये तो 70 साल पुरानी विश्व व्यवस्था के अंत की कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे तौर पर अमेरिका, चीन और हम सबके पैसों से जुड़ी है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या ये खाड़ी में हो रहा एक और तनाव है जैसा हम हमेशा से देखते आए हैं, या फिर ये उस 70 साल पुरानी आर्थिक व्यवस्था का अंत है जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है? और जानते हैं, अगर ये बात समझ नहीं आई तो अगला दशक आर्थिक रूप से हम सबके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए, इस संघर्ष की गंभीरता को समझने के लिए ईरानी सेना का ये एक बयान ही काफी है। शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक ऐलान है, और ये बताता है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। और ईरान ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, उन्होंने खैबर से लेकर सिज्जिल, जिसे डांसिंग मिसाइल भी कहते हैं, मतलब मिसाइलों की जैसे बरसात कर दी। और निशाना सिर्फ इजराइल नहीं था, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर, अल उदैद बेस पर, वहां भी बिल्कुल सटीक हमले हुए। मतलब ये साफ है कि लड़ाई अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। ठीक है, तो अब जरा इस बात से हटते हैं कि आज क्या हो रहा है, और ये समझते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, सीधा साल 1945 में, जब इस मौजूदा ग्लोबल सिस्टम की नींव रखी गई थी। तो कहानी शुरू होती है 1945 से। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की अकेली सुपर पावर था। फिर 1971 में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, डॉलर को सोने से अलग कर दिया। इसका मतलब उसे जितना चाहे उतना पैसा छापने की शक्ति मिल गई। फिर 70 के दशक में आया पेट्रो डॉलर सिस्टम, जिसने इस डॉलर को पूरी दुनिया की मजबूरी बना दिया। लेकिन 2008 के वित्तीय संकट ने पहली बार इस सिस्टम की दरारें सबको दिखा दी। और ये पेट्रो डॉलर सिस्टम सच में एक जीनियस चाल थी। अमेरिका ने खाड़ी देशों को एक सीधी साधी डील दी, तुम लोग अपना सारा तेल सिर्फ डॉलर में बेचो और बदले में हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देंगे। नतीजा क्या हुआ? दुनिया के हर देश को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदना ही पड़ेगा। बस इसी एक चाल ने डॉलर के वैश्विक साम्राज्य की नींव रख दी। इस सिस्टम ने अमेरिका का एक 3 परतों वाला साम्राज्य बनाया। पहली परत थी संसाधनों की, जो थे तो दूसरों के पास, पर बिकते सिर्फ डॉलर में थे। दूसरी परत थी मैन्युफैक्चरिंग की, जिसे अमेरिका ने बड़ी चालाकी से चीन को आउटसोर्स कर दिया। और तीसरी, सबसे जरूरी परत, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, जिसे अमेरिका ने हमेशा अपने पास रखा। असली पैसा और असली ताकत यहीं से आती थी। और यहीं से कहानी में चीन की एंट्री होती है, क्योंकि मध्य पूर्व में जो भी हो रहा है वो असल में 2 महाशक्तियों के बीच एक बहुत बड़े आर्थिक युद्ध का सिर्फ एक मैदान है। असली लड़ाई तो ये है। तो फिर ये दोनों देश सीधे सीधे क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे में इतनी बुरी तरह उलझी हुई हैं। अमेरिका को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चीन के मिनरल्स चाहिए, और चीन को अपनी फैक्ट्रियों के लिए अमेरिकी चिप्स और अमेरिकी बाजार चाहिए। वो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते, और इसीलिए ये लड़ाई सीधे मैदान में नहीं बल्कि परोक्ष रूप से प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जा रही है। और अब ये वो आंकड़ा है जो पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। ईरान अपने कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा चीन को बेचता है। 50 से 60% नहीं, पूरे के पूरे 90%। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा व्यापार डॉलर सिस्टम के बाहर हो रहा है। ये अमेरिकी आर्थिक शक्ति की जो नींव है, वो जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, उस पर एक सीधा हमला है। चीन और ईरान मिलकर एक ऐसी समानांतर व्यवस्था बना रहे हैं जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आप सोचने वाली बात यह है, अगर ईरान को अस्थिर किया जाता है तो सबसे ज्यादा चोट किसे पहुंचती है? जवाब बिल्कुल साफ है, चीन को। ईरान पर किया गया कोई भी हमला सीधे सीधे चीन की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला है, और एक ऊर्जा संकट में फंसा हुआ चीन ही एक कमजोर चीन है। अगर इस बात को समझें तो अमेरिका की पूरी रणनीति साफ नजर आने लगती है। एक तरफ टैरिफ लगाकर चीन के व्यापार को धीमा करो, दूसरी तरफ ईरान जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके उसकी एनर्जी सप्लाई को अस्थिर कर दो। साथ ही साथ एआई और रोबोटिक्स की मदद से मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका ले आओ, और सबसे जरूरी, एआई की रेस में चीन को किसी भी हाल में हराओ। इस बड़ी शक्ति की होड़ का असर जाहिर है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि इस संघर्ष में आर्थिक रूप से कौन जीत रहा है और कौन इसकी कीमत चुका रहा है। तो इस लड़ाई की कीमत कौन चुका रहा है? खैर, इजराइल और ईरान तो सीधे तौर पर बड़े नुकसान में हैं। भारत और बाकी दुनिया को भी अभी से झटके लग रहे हैं, जो आगे चलकर और भी गहरे हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे खेल में
एक देश है जो चुपचाप अपना फायदा देख रहा है, वो है रूस, जो इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा आर्थिक विजेता बनकर उभर सकता है। और ये चार्ट दिखाता है कि ये हो कैसे रहा है। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस ने बड़ी चतुराई से अपना सारा तेल भारत और दूसरे नए खरीदारों की तरफ मोड़ दिया। इससे उसकी कमाई जारी है, जिससे वो न सिर्फ अपना युद्ध फंड कर पा रहा है, बल्कि अपने सहयोगियों की भी मदद कर रहा है। ये एक शानदार भू राजनीतिक चाल है। तो बात साफ है, पुरानी व्यवस्था टूट रही है और एक नई दुनिया बन रही है। हम सब आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक बदलाव के गवाह बन रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि इस नई दुनिया के लिए हमारी रणनीति क्या होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है, पिछले 20 सालों की जो निवेश सलाह थी, वो अब काफी हद तक बेकार है। वो सलाह एक शांत, स्थिर दुनिया के लिए थी, लेकिन वो दुनिया अब नहीं रही। हम एक नए और कई ज्यादा अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये नई दुनिया दिखेगी कैसी? इसमें कोई एक सुपर पावर नहीं होगी, बल्कि 3 से 4 प्रतिस्पर्धी गुट होंगे। तेल की जगह AI सबसे जरूरी संसाधन बन जाएगा, और अमेरिकी डॉलर कमजोर होगा, उसे दूसरी मुद्राओं के साथ अपनी जगह शेयर करनी होगी। मतलब ये एक ज्यादा बटी हुई, ज्यादा खंडित दुनिया होगी। तो इस नई दुनिया में निवेश के लिए 3 सरल सिद्धांत हैं। पहला, अपनी संपत्ति में विविधता लाएं, मतलब सिर्फ एक चीज पर निर्भर ना रहें। सोना, रियल एस्टेट, सब कुछ जरूरी है। दूसरा, अपने निवेश को भौगोलिक रूप से भी फैलाएं, सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर सारा दांव ना लगाएं। और तीसरा, कैश फ्लो पर ध्यान दें, ऐसी संपत्ति बनाएं जो बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद लगातार आय देती रहे। हम सब इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तेज आर्थिक बदलाव के बीच में खड़े हैं। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही हैं, सत्ता का संतुलन तेजी से बदल रहा है। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन जो लोग इस बदलाव को समझेंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर भी है। तो अंतिम सवाल यही है, इस बदलते हुए आर्थिक युग में आप नुकसान उठाने वालों में होंगे या फायदा उठाने वालों में?